स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने कल ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक पूरा पढ़ लिया था। आज अपन ग्लाइकोलाइसिस का क्या करेंगे, रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सभी पढ़ के आए हो तो कुछ पूछ लिया जाए क्वेश्चन वगैरह। अच्छा जी, तो सबसे पहले हेमलता बताएगी। सबसे पहले इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपन को किस स्टेप में दिखाई देता है? बहुत बढ़िया। अरे पढ़ लिया करो, घर जाके करते क्या हो तुम लोग। तो अब प्रियंका बताएगी टोटल कितनी एटीपी मिलती है जिसमें अपन खर्चे वाली को शामिल नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो, अरे हराम करो। ठीक है, तो आज अपन क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का क्या देखेंगे, रेगुलेशन देखेंगे। इससे पहले अपन देख लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की टोटल 10 स्टेप होती है। तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि टोटल 4 एटीपी मिलती है, लेकिन 2 एटीपी का अपन को क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है। तो अपन को नेट एटीपी कितनी मिलती है, 2 ही एटीपी मिलती है और 2 NADH मिलते हैं। ये सभी अपन ने देख लिया था। इसके अंदर अपन ने देखा था कि साइटोप्लाज्म में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डालने पर वह पायरुवेट में कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वह 1,3-bis फॉस्फेट के रूप में निकल जाती है, वाली स्टेप के अंदर ही बाहर निकल जाती है। अपन ने ये देख लिया था। फिर अपन ने देखा था कि टोटल 10 स्टेप होती है। उसके अंदर से 3 स्टेप ऐसी होती है जो इनरिवर्सिबल होती है, मतलब कि वो आगे वाली स्टेप में जाने के बाद में वापस क्या नहीं होती, रिवर्स नहीं होती है। और 7 स्टेप ऐसी होती है जिनको अपन आगे पीछे रिवर्स कर सकते हैं। अपन ने देखा था कुछ स्टेप ऐसी थी जिसके अंदर अपन एटीपी देते हैं, कुछ स्टेप ऐसी थी जिसमें अपन को एटीपी मिलती है, और टोटल 2 NADH अपन को लास्ट में मिलती है। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। तो आज अपन देखते हैं इसका रेगुलेशन है। तो देखिए, रेगुलेशन देखेंगे अपन, जो इनरिवर्सिबल स्टेप होती है ना उनका अपन रेगुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पहली स्टेप होती है ना उसके अंदर अपना क्या आता है, हेक्सोकाइनेज आता है। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर क्या करवा के जाता है, चेंज करवा के जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपनी बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा बनने पर वह क्या करता है, इस हेक्सोकाइनेज को ब्लॉक कर देता है। एक बार हेक्सोकाइनेज ब्लॉक होने पर ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज नहीं कर पाता है। अपनी बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा होने के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा बनने के बाद में क्या होता है कि वह मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। ये पहली स्टेप हो गई थी अपनी। अब अपन देखते हैं इसकी दूसरी स्टेप है। तो देखिए, दूसरी स्टेप में अपन ने देखा था कि फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रैक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। इसको चेंज करने के लिए आपके आता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज आता है। अब इस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के कुछ रेगुलेटर तो ऐसे होते हैं जो इसको एक्टिवेट करवा के जाते हैं, कुछ होते हैं जो इसको मतलब कि इनएक्टिवेट करवा के जाते हैं। तो देखिए, इसके 3 तो नेगेटिव रेगुलेटर है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव रेगुलेटर कौन कौन से हो गए, सीट्रेट हो गया, एक ATP हो गया और एक H+ हो गया। इसका पॉजिटिव रेगुलेटर 2 आते हैं, एक तो आता है फ्रक्टोज 2,6-bis फॉस्फेट आता है, एक AMP आता है, जो क्या करते हैं इसको एक्टिवेट करवा के जाते हैं। यहां तक अपन ने देख लिया था ना। कितनी स्टेप हो गई है, 2 स्टेप हो गई है। अब तीसरी स्टेप के अंदर अपन देखते हैं कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट से कोई पायरुवेट काइनेज आता है और किसके अंदर चेंज करवा के जाता है, पायरुवेट के अंदर चेंज करवा के जाता है। इसी के अंदर वही आते हैं, एक तो पॉजिटिव रेगुलेटर आता है, एक आता है नेगेटिव रेगुलेटर आता है। तो इसके नेगेटिव रेगुलेटर के नाम है, एक तो है एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है, एक आती है ATP आती है और एक आती है एलानाइन, जो इसको क्या करके जाते हैं, इसकी मतलब की एक्टिविटी को डिक्रीज करवा के जाते हैं। एक है ADP है, एक है AMP, एक है फ्रैक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, जो क्या करवा के जाते हैं, इसकी एक्टिविटी को एक्टिव करवा के जाते हैं। इसके आगे अपन ने देखा था कि देखिए अपना क्या था कि कोई ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज की साइकिल की स्ट्रक्चर है। इसकी 1 नंबर की पोजीशन पे OH होता है, फिर यहाँ पे OH होता है, OH होता है, OH होता है और CH2OH होता है। ये ग्लूकोज की क्या साइकिल की स्ट्रक्चर है। अपन ने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस की 10 स्टेप के बाद में क्या बनता है, ग्लूकोज से क्या बन जाता है, अपना पायरुवेट बन जाता है। पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ अपन को क्या मिलता है, पायरुवेट मिलता है। पायरुवेट के अंदर टोटल कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि ग्लूकोज में किसी कार्बन को रेडियो लेबल करने पर वह पायरुवेट के अंदर किस पोजीशन पे दिखाई देता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको आराम से समझ लेना। तो देखिए, ग्लूकोज की इस 1 नंबर की पोजीशन को और इस 6 नंबर की पोजीशन को जब अपन रेडियो लेबल करते हैं ना, तो ये दोनों रेडियो लेबल करने पर अपन को पायरुवेट के इस 3 नंबर की पोजीशन पे दिखाई देगा।
कौन सी नंबर की पोजीशन में दिखाई देगा? इस फर्स्ट और 6 नंबर की को अपन रेडियो लेवल करेंगे ना, तो अपन को इस 3 नंबर पे दिखाई देगा। और जब अपने इस 2 नंबर के कार्बन को और इस 5 नंबर के कार्बन को जब अपन रेडियो लेवल करते हैं ना, तो ये पाइरुवेट में 2 नंबर वाली पोजीशन पर अपन को दिखाई देता है। और अपना 3 नंबर और 4 नंबर वाले कार्बन को अपन रेडियो लेवल करते हैं ना, तो ये 1 नंबर की पोजीशन पर अपन को दिखाई देता है। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि साइटोप्लाज्म में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 1 नंबर की पोजीशन पे डालने पर वह पाइरुवेट में किस पोजीशन में दिखाई देगी? तो आप बताइए किस पोजीशन पे दिखाई देगी? हाँ, 1 नंबर पे डाल रहे हैं अपन, इस 1 नंबर पे 3 नंबर पे दिखाई देगी। कैसे बताया हम लता आपने? अच्छा, 1 और 6 नंबर पे डालने पर वह पाइरुवेट में 3 नंबर पे दिखाई देगी। अच्छा, तो क्वेश्चन को तो ढंग से समझ लिया करो, क्योंकि 1 और 6 नंबर की पोजीशन पे अपन रेडियो लेवल करते हैं तब तो पाइरुवेट में 3 नंबर की पोजीशन पे दिखाई देता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डालने पे तो वह पहले ही निकल जाता है। 1,3-BPG नहीं बन रहा था क्या अपना ग्लाइकोलाइसिस में? हाँ, तो ये वहीं पे निकल गया, तो फिर यहाँ पे कैसे दिखाई देगा ये बताओ आप? हाँ, तो ये ध्यान रखें कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग चीज होती है और रेडियो लेवल करना अलग चीज होती है। अब देखिए, ये देखो ये लिख रहा, साइटोप्लाज्म में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डालने पर वह पाइरुवेट में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वह ऊपर वाली स्टेप में ही बाहर निकल जाता है। तो अपन ने यहाँ तक देख लिया था। इसके आगे अपन बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के कुछ ब्लॉकर्स होते हैं। देखिए, जो कैल्शियम होता है ना, जो अपनी इनालेज स्टेप थी उसको ब्लॉक करने का काम करता है, और जो हेक्सोकाइनेज है ना, जो फर्स्ट वाली स्टेप के अंदर आता है, वो क्या करवाता है कि Mg+2 उसकी एक्टिविटी को एक्टिव करवा के जाता है। इसके अलावा जब अपन इसके अंदर आर्सेनेट डाल देते हैं ना, तो फर्स्ट SLP स्टेप को क्या कर देता है? ये बाईपास कर देता है, और पहली SLP स्टेप को बाईपास करने पर जो अपनी नेट गेन एटीपी कितनी होगी? 0 प्राप्त होगी। तो ये तो अपना ग्लाइकोलाइसिस पूरा हो गया है। अब अपन इसी ग्लाइकोलाइसिस के आगे देखेंगे कि लिंक रिएक्शन किस प्रकार होती है। लिंक रिएक्शन में अपन देखेंगे कि 2 मॉलिक्यूल O पे पाइरुवेट जाएगा। यहाँ पे लिंक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक PDH कॉम्प्लेक्स होता है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अंदर क्या होगा कि यह 2 मॉलिक्यूल O पाइरुवेट किस में चेंज हो जाएगा? एसिटाइल कोलिल में, एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखेंगे कि कैसे क्रेब्स साइकिल चलता है, और बाद की स्टेप अपन आगे देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो आप। आ गया? हाँ, क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, और फोटो लेना चाहो तो फोटो भी ले लो, यहाँ से ले लेना ना। ठीक है।